गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री विथ उदय सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम आज डीएससी थर्ड के महत्वपूर्ण टॉपिक जो बीए सेमेस्टर 6 में है उसमें हम लोग लॉर्ड रिपन की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बारे में नोट्स को देखते हैं। इसमें सवाल आता है कि लॉर्ड रिपन की उपलब्धियों का वर्णन करें। यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न आता है कि लॉर्ड रिपन की उपलब्धियों का वर्णन करें। भारत के गवर्नर जनरलों के इतिहास में लॉर्ड रिपन का विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उसकी उपलब्धियों और लोकप्रियता के कारण इतिहासकारों ने उसे भारत का योग्यतम गवर्नर जनरल कहा है। लॉर्ड बेंटिक की तरह ही रिपन की दिलचस्पी भी राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारों में थी। भारत के वायसराय के रूप में उसने साम्राज्यवादी नीति के स्थान पर उदारवादी और सुधारवादी नीति का अवलंबन किया। पी रॉबर्ट ने रिपन को ग्लैडस्टोन काल का सच्चा उदारवादी कहकर संबोधित किया है। वह शांति तथा स्थानीय स्वशासन का तहे दिल से समर्थक था। रिपन के विचारों का विरोध उसका विचार था कि वह भारतीयों के साथ सहानुभूति रखता था। वह भारतीयों का शुभचिंतक था। उसने कलकत्ता पहुंचते ही कहा था कि आज मेरे शब्दों से नहीं बल्कि मेरे कार्यों से समझने का प्रयत्न करें। लॉर्ड रिपन का प्रारंभिक नाम जॉर्ज फ्रेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन था। उसका जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था। वह उदार दिल का था और 1852 ईस्वी में उसका पार्लियामेंट में प्रवेश हुआ था। जून 1880 ईस्वी में वह भारतवर्ष का वायसराय बनकर आया। इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों को हम निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला जो सुधार उन्होंने किया वह था शासन संबंधी सुधार। लॉर्ड रिपन के शासन संबंधी सुधारों का अधिक महत्व है। स्थानीय नागरिक शासन में भारतीयों को शासन प्रबंध स्वयं करने का अधिकार लॉर्ड रिपन ने ही प्रदान किया। अतः लॉर्ड रिपन का काल स्थानीय स्वायत्त शासन के जन्म का काल माना जाता है। 1881 ईस्वी में रिपन ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके फलस्वरूप प्रांतीय सरकार को आज्ञा दी गई कि वे अपनी धनराशि का पर्याप्त अंश स्थानीय संस्थाओं को भी हस्तांतरित करें। 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा गठित स्थानीय संस्थाओं का उद्देश्य देश के प्रशासन को उत्तम बनाना ही नहीं अपितु राजनीतिक और लोकप्रिय शिक्षा का साधन भी बनाना था। इस उद्देश्य के लिए उसने प्रत्येक जिले में लोकतंत्र बोर्ड स्थापित किए जिनके सदस्य अधिकांशतः गैर सरकारी थे। कुछ स्थानों में लोकल बोर्ड में निर्वाचक पद्धति को चलाया गया। प्रारंभ में अनुभवहीन सदस्यों की सदस्यता के हेतु लोकल बोर्डों को सरकार ने नियंत्रण में रखा गया। दूसरा सुधार देखते हैं, भूमि कर सुधार। रिपन ने आयकर को 3 भागों में विभाजित किया अर्थात केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय। कुछ कर या टैक्स केवल केंद्र ही लागू कर सकती थी तथा कुछ टैक्स को लागू करने का अधिकार प्रांतीय सरकार को ही होता था। विकास श्रेणी से प्राप्त धनराशि प्रांतीय सरकार को दी जाती थी। तीसरा सुधार देखते हैं तो वह है फैक्ट्री नियम। रिपन ने भारतीय मिल मजदूरों की अवस्था सुधारने के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित किया जो केवल उन कारखानों में लागू होता था जहां 100 से अधिक श्रमिक काम करते थे। इससे 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे वहां काम नहीं कर सकते थे। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम करने का समय नियमित किया गया और संकटपूर्ण मशीनों का बाड़ा लगाना आवश्यक हो गया। रिपन के चौथे सुधार को देखते हैं तो शिक्षा संबंधी
सुधार। लॉर्ड रिपन की दृष्टि में शिक्षा सुधार की ओर गई और 1882 ईस्वी में उसने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का निर्माण किया जो हंटर कमीशन के नाम से प्रसिद्ध है। सर चार्ल्स वुड की योजना के उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में रिपन द्वारा सुधार किए गए। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं की वृद्धि करने के लिए एक डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। शिक्षा प्रसार के कुछ विशेष प्रकार के प्रबंध कराने का आयोजन की गई। प्रांतीय सरकार को आय का एक निश्चित अंश शिक्षा के लिए अलग कर दिया गया। कॉलेजों की भी शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा विश्वविद्यालय का प्रबंध करने के लिए भारतीय जनता को कुछ सीमा तक स्वतंत्रता दी गई। पांचवें सुधार को देखते हैं तो प्रेस की स्वतंत्रता। लॉर्ड रिपन के पूर्व लॉर्ड लिटन ने भारत की प्रेस पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। रिपन ने भारत आते ही इन प्रतिबंधों को हटा दिया। इसे हटाने से पूर्व उसने 19 फरवरी 1881 ईस्वी को लॉर्ड हस्टिंग्टन को एक पत्र भी लिखा था। लॉर्ड रिपन के छठे सुधार को देखते हैं तो भारतीय सिविल परीक्षा। लॉर्ड रिपन को भारत के साथ अधिक सहानुभूति थी। इसकी इच्छा थी कि परीक्षा के लिए 21 वर्ष आयु रही, परंतु लिटन ने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष आयु निश्चित कर दी थी। इसका भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि इस आयु में भारतीयों का इस परीक्षा में पास होना लगभग असंभव था। लॉर्ड रिपन पुनः 21 वर्ष की आयु का नियम लागू करना चाहता था तथा उनका विचार था कि यह परीक्षा भारत में ही हुआ करे, जिसमें अनेक भारतीय इस परीक्षा में बैठकर शामिल हो सके, परंतु काउंसिल के विरोध के कारण उनकी यह योजना सफल नहीं हो सकी। लॉर्ड रिपन के सातवें सुधार की बात की जाए तो वह है इल्बर्ट बिल। लॉर्ड रिपन बड़ा ही उदार निष्पक्ष वायसराय था। जातिगत भेदभाव से उसे घोर घृणा थी। यद्यपि 1850 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा की थी कि न्याय के दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति समान समझा जाएगा, तथापि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन जातियों के आगे निर्णय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। लॉर्ड रिपन इस भेद को समाप्त करना चाहते थे। उसकी काउंसिल के एक सदस्य पीसी इल्बर्ट ने एक प्रस्ताव रखा जो इल्बर्ट बिल के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रस्ताव के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपियन जातियों के मामले में निर्णय देने का अधिकार प्राप्त हो जाता। भारतीय लोग स्वभावतः इस बिल के पक्ष में थे, परंतु यूरोपियन जातियों ने इस बिल का घोर विरोध किया। लॉर्ड रिपन ने हर प्रकार से अपमानित करने का प्रयत्न किया गया। यद्यपि भारत में यूरोपियन की संख्या बहुत कम थी, तथापि संगठित रूप से उनके विरोध के कारण वायसराय इल्बर्ट बिल को नियम नहीं बना सका। कुछ संशोधनों के उपरांत यह प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके द्वारा यूरोपियन अपराधियों का मामला यद्यपि भारतीय न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित किया जा सकता था, तथापि अभियोग का निर्णय करने के लिए वह जूरी की मांग कर सकता था, जिसमें आधे सदस्य यूरोपियन तथा कमीशन के हों। इस क्रांति के न्याय में समानता प्रस्तुत करने में लॉर्ड रिपन सफल न हो सके। इल्बर्ट बिल का भारत की स्वतंत्रता समर के इतिहास में इस बिल का यूरोपियन लोगों के संगठित विरोध भारतीयों को बतला दिया कि संगठन में महान शक्ति है तथा जब तक भारतीय संगठित होकर किसी वस्तु की मांग नहीं करेंगे तब तक उसका कुछ भी परिणाम नहीं होगा। इल्बर्ट बिल के कारण लॉर्ड रिपन भारतीयों की श्रद्धा प्राप्त कर सका और 1889 ईस्वी में इसने त्याग पत्र दे दिया और असंख्य भारतीयों को उसका स्वागत किया। राजस्व के विकेंद्रीकरण की नीति। आठवां सुधार राजस्व के विकेंद्रीकरण की नीति। लॉर्ड रिपन के राजस्व के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई। उसका उद्देश्य था कि राजस्व को 3 श्रेणियों में बांटा जाए: केंद्रीय, प्रांतीय और सम्मिलित राजस्व। कुछ विषयों पर कर लगाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को था, कुछ पर प्रांतीय सरकार को व्यवस्था किया गया और कुछ कर सम्मिलित रूप से केंद्रीय और प्रांतीय दोनों मिलकर लगाते थे। प्रांतीय बजटों में घाटे की पूर्ति केंद्रीय सरकार करती थी तथा वह भूमि से प्राप्त राजस्व का एक भाग प्रांतों को देती थी। यह व्यवस्था 5 वर्षों के लिए की गई तथा 5-5 वर्षों के बाद इसे पुनः लागू किया गया। 9वें सुधार को देखा जाए तो वह था स्वतंत्र व्यापार संबंधी नीति। रिपन ने स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया। उन दिनों मूल्यों पर 5% आयात कर लगता था।
रिपन ने 1882 में इस कर को समाप्त कर दिया और उसने नमक कर को भी बहुत कम कर दिया, परंतु उसने शराब तथा स्प्रिट आदि से कर समाप्त नहीं किए। इस प्रकार रिपन ने स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन दिया। 10वें सुधार की बात की जाए तो विदेश नीति। लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के प्रति विदेश नीति बहुत ही उदारवादी दृष्टिकोण नीति अपनाई। उसने अफगानों के प्रति लगाए गए नीति को त्याग कर उनके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाई। फलतः उसके प्रयासों से अंग्रेजों का अफगान के साथ मैत्री संबंध हो गया। मैसूर के राजा के साथ लॉर्ड रिपन ने सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया। उसने मैसूर के राजा को उनके राज्य वापस कर दिए। रिपन के कार्य से मैसूर के राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और मैसूर अंग्रेजों का परम भक्त हो गया। हैदराबाद के निजाम की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी चूँकि नाबालिग था, अतः रिपन ने उसके राज्य का प्रबंध किया और 1883 ईस्वी में उसने राज्य का प्रबंध किया। 1883 ईस्वी में उसके बालिग होने पर उसका राज्य उसे वापस कर दिया गया। इस प्रकार देसी नरेशों के साथ की नीति अत्यंत उदारवादी एवं सहानुभूतिपूर्ण था। मूल्यांकन यदि लॉर्ड रिपन का करें तो लॉर्ड रिपन अत्यंत शांति प्रिय, सुधार प्रिय और उदारवादी शासक था। वह साम्राज्यवादी नीति से घृणा करता था तथा शांति के द्वारा भारत में सुधार कार्यक्रम लागू करना चाहता था। वह हृदय कार्यक्रम लागू करना चाहता था और वह हृदय से भारतीयों के हितों के बारे में सोचता था। उसे स्वायत्त शासन का जन्मदाता कहा जाता है। उसने राजस्व का विकेंद्रीकरण किया। प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल कर उसने उदारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया। शिक्षा में सुधार के लिए उसने हंटर कमीशन की नियुक्ति की। 1881 ईस्वी में कश्मीर असम को छोड़कर देश भर में जनगणना करवाई। लॉर्ड रिपन भारतीयों का अत्यंत प्रिय वायसराय था। लॉर्ड रिपन पहला गवर्नर था जिसे भारतीयों का इतना प्यार मिला। डॉक्टर एस गोपाल के अनुसार लॉर्ड रिपन भारतीयों द्वारा पूजा जाता था, जबकि अधिकतर अंग्रेज उससे घृणा करते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार रिपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे महान एवं प्रिय था। थैंक यू।